दोस्तों नमस्कार। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो इस समय कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। शायद ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। कई मौक़ों पे दोहराता है और ज़्यादातर मौक़ों पे दोहराता है। तो आज हम श्रीनगर में मौजूद हैं और श्रीनगर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी यादें जुड़ी, शिक्षा दीक्षा के अलावा भी आते जाते गढ़वाल का दिल कहा जाता है। जो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन है, कुमाऊं और गढ़वाल, तो गढ़वाल का दिल ये कहा जाता है। जैसे कुमाऊं का दिल उधर माना जाता है, क्या बोलते हैं उसको, नैनीताल, तो वैसे गढ़वाल का दिल श्रीनगर माना जाता है। तो आते जाते यहाँ पे हम रुक जाते हैं, रुकना पड़ता है। तो अभी हम ठीक गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ठीक सामने हैं और यहाँ पे आप देखते होंगे जब भी आप आते जाते हैं, फ्रेंड्स बुक डिपो के नाम से यहाँ पे है और काफ़ी समय से मौजूद हैं। तकरीबन 20 साल तो हो ही चुके हैं, मान के चलें 20 साल नहीं तो 18 साल तो तकरीबन हो ही चुके हैं। और ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी है का गेट है। मैं आपको थोड़ा, ये लिखा भी है और कुछ ये लगता है काफ़ी समय पहले लिखा जा चुका है, लेकिन अभी फिर ढंग से नहीं लिखा गया। ये रजत जयंती द्वार बिरला परिसर, ये लिखा हुआ ख़राब भी हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, इतना सारा बजट आने के बावजूद तो अभी तक इसको दोबारा से फिर नहीं लिखा गया है। तो ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का मुख्य कैंपस है श्रीनगर, चौरास कैंपस भी है यहाँ पे और ये भी है। तो जो एकेडमिक वो होते हैं और जो भी डीन फैकल्टी है वो यहीं पे मौजूद है और लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है, डीन फैकल्टी मौजूद है। और जो प्लेन कोर्स होते हैं बोले तो जो एकेडमिक के बीए हैं या एमए के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए। और साइंस जो फैकल्टी है वो चौरास परिसर में है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 3 परिसर हैं, पौड़ी में और टिहरी में और यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल में। तो अभी हम फ्रेंड्स बुक डिपो पे मौजूद हैं और फ्रेंड्स बुक डिपो पे हम जब यहाँ पे पठन पाठन अध्ययन अध्यापन का हमारा कार्य जुड़ा रहता था, हम अक्सर आते थे और बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब वो चीज़ें मैं आपको बता दूं, वो जो एक प्रकार का हमारा डेडिकेशन हुआ करता था वैचारिक रूप से भी और हर प्रकार, वो श्रीनगर में ही था। अब वो रिदम हमारा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस चीज़ से हम हट चुके हैं। लगता है काश हम 2-3 साल हमें और श्रीनगर में बिताए होते तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते थे। अचीव करने का मतलब सिर्फ पैसा या करियर से नहीं होता है, बल्कि आप लगा लें जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ हमने श्रीनगर में हासिल किया। और जब मैं श्रीनगर में आया था शुरुआत दौर में, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी था। उस समय मेरा हार्ट की भी ट्रीटमेंट हुआ था, उससे भी उभरा मैं। तो श्रीनगर का एक बहुत बड़ा योगदान है उस चीज़ में। तो और जहाँ तक पठन पाठन की बात है, तो यहाँ पे लगभग हम आते थे और यहाँ पे भाई साहब मौजूद हैं यहाँ पे, वो भी जुड़े रहे हैं लगातार वैचारिक रूप से भी। और तो बहरहाल हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी और आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें, किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं, वो चलो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। मिस्टर जितेंद्र सिंह नेगी जी हैं और तकरीबन 18 साल तो हो ही चुके हैं इनको यहाँ पे। और इनके श्रीनगर से जुड़ी बहुत सारी यादों में ये भी शामिल हैं। इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि संभवतः वो वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं रहे, हमारे आसपास रहे हैं, हमारे करीब रहे हैं, तो उनसे हम मुलाकात होती रहती थी उस समय से। और एक बार तो हम काफ़ी मतलब वैचारिक रूप से काफ़ी उच्च स्तरीय वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन मैं उससे आगे की यात्रा नहीं कर पाया। और मुझे दुख इस बात का होता कि आदमी
पूरी मानव जाति का दुख ही इस बात का है, सीमाओं का। आदमी बोलते हैं दुखी क्यों है, पर जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, भौतिक रूप से देखें, और जिसके पास आध्यात्मिक रूप से भी बहुत कुछ है वो भी दुखी है। उसका एक ही कारण है, मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आदमी का जो मनुष्य जाति का दुख का सबसे बड़ा कारण है वो है बंधन और सीमाएं। और वो दुख मेरे जीवन में भी रहा है। मैं जब श्रीनगर में 2008-9 से 12 तक रहा तो मैंने सीमाएं तोड़ के काफ़ी आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी प्रोग्रेस की थी। लेकिन उसके बाद कुछ पारिवारिक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मुझे श्रीनगर से जाना पड़ा। हालांकि मैं जाना नहीं चाहता था, यहाँ पे मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता था आध्यात्मिक रूप से भी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। वो चाहे घर की परिस्थितियाँ हो या जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें किसी न किसी रूप में मजबूर कर देते हैं। तो मेरा भी दुख सीमाओं का है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक कहें या जो भी कहें उस हिसाब से इतने आगे निकल चुका था, लेकिन रुक गया मैं। उसके बाद फिर मैं अब पीछे लौट चुका हूँ। तो उस समय मैं जितने आनंद में था, काश मैं अगर उन सीमाओं को फिर पार कर जाता और वो अनंत की यात्रा है वहाँ असीमित यात्रा पे निकल जाता, तो आज पता नहीं आत्मिक रूप से मैं कहाँ होता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मुझे छोड़ना पड़ा और फिर मैं रिकवरी नहीं कर पाया, उस स्तर तक दोबारा नहीं पहुंच पाया जहां मैं कभी पहुंच चुका था। आगे की बात छोड़िए, उस स्तर तक भी आज मैं नहीं हूं जहां मैं कभी पहुंच पाया था। तो इस श्रीनगर में जिन हालातों में आया था मैं, और उसके बाद उभरा भी, श्रीनगर ने काफ़ी कुछ दिया मुझे। तो यहाँ पे नेगी जी हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर हम यहाँ पे आते थे या जो अभी भी आते जाते आते रहते हैं, तो क्या मतलब वैचारिक रूप से क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या कितना बदलाव आ चुका है विगत 8-10 सालों में श्रीनगर गढ़वाल में? सबसे पहले तो मैं तिवारी जी जो हमारे खास मित्र हैं, बहुत समय से रहे हैं, कम से कम 18-20 साल से मैं इनको जानता हूं। तो मैंने इनको देखा है जब इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया था, बीएससी में, जहाँ तक मेरे को ध्यान है तिवारी जी, पत्रकारिता में। और उस समय से काफ़ी चेंजेस आ गया है। सबसे मेन चेंजेस तो ये आया है कि पहले जो है पहाड़ के बच्चे, हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते थे। लेकिन अब कुछ सालों से, पिछले 8-10 वर्षों से मुझे लग रहा है कि बच्चे का यहाँ से प्लान हो गया है। कारण क्या है कि जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, तब से बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। बच्चे यहाँ से जो है पलायन कर रहे हैं। तो सबसे मेन रीज़न तो यही है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं वो शायद पहाड़ के बच्चों को सूट नहीं कर रहे, या क्या नहीं कर रहा, ये हमारी समझ में भी अभी नहीं आ रहा है। तो देखिए जी, एक चीज़ और है, अक्सर यहाँ पे बहुत सारे चेहरे दिखते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता वो हमारे पहाड़ के ही चेहरे ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, खेल, कहीं भी वो उसके बाद दोबारा नहीं दिखते हैं। यहाँ पे 2-3 साल दिखने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं वो। सर अब ये है कि जो यहाँ से पास आउट होगा या कहीं जाएगा तो उसका कहाँ, कौन से फील्ड में गया, कहाँ गया, ये तो हमें जानकारी हमें भी नहीं होती है। ये कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाते होंगे। सवाल ये है कि मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो मुख्य ये है, जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, और ख़ासकर 2005 से पहले की बात करें, तो उस समय जो भी मास यहाँ से पड़ा है उनमें से कुछ लोग आज कहीं ना कहीं हैं। मसलन मैं उदाहरण देता हूँ, दूरदर्शन में एक जो प्रूफ रीडर या एडिटर के रूप में बहुत बड़े पद पे रहे हैं पर्दे के पीछे, ओम प्रकाश जमलोगी, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। और मैं कितने नाम गिनाऊं, मुख्यमंत्रियों से लेकर और बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर, चाहे वो डॉक्टर अनिल जोशी हों, कोई भी हों, मतलब कहीं ना कहीं नाम है जो 2005 से पहले यहाँ पे पढ़े थे। उन्होंने साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नाम कमाए। लेकिन 2005 के बाद ऐसा क्या हो गया कि कहीं उनका नाम सुनाई नहीं देता, कि वो कहीं चाहे कुछ अपवाद छोड़ दें, 2-4 जैसे यहाँ पे तानिया पुरोहित है, वो कुछ अपवाद हैं वो, नहीं तो मतलब क्यों यहाँ का आदमी कुछ ठीक ठाक जगहों पे नहीं जा पाता है या नाम नहीं कमा पाता है। ये चेहरे यहाँ 2-4 साल दिखते हैं, उसके बाद गायब से हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? ये 15 सालों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ सर। ये तो यह है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है वहाँ पे किस हिसाब से उनको मार्गदर्शन मिलता है,
तो उसके आधार पे उनका मूल्यांकन होता है। अब वो किस क्षेत्र में जाते हैं इसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता आपको, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपने तो यहाँ पे पढ़ा है, आपको पता है कि आपके जो साथी लोग हैं वो कौन कौन से फील्ड में कहाँ कहाँ बेहतर कर रहे हैं। जैसे आप ही हैं, आपने भी अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है। पहले आप प्रतियोगिता दर्पण में आर्टिकल लिखते थे जिसके लिए कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, पर आप भी जो है अपने फील्ड से जो है थोड़ा सा इधर बिधर हो गए हैं। अब आप जो है न्यूज़ वाली फील्ड में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, तो ये हमारे समझ से परे है कि कोई भी अपनी लाइफ लाइन को जो है प्रॉपर तरीके से फिट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसका जवाब मेरे पास थोड़ा बहुत है। जो यहाँ से निकला हुआ मास है अधिकांश तो वो यहाँ मेरे ख्याल से 2-4 साल गुजारता है, उसके बाद वो देहरादून जाता है कोचिंग करने, 2-3 साल वहाँ गुजारता है। उसके बाद अधिकांश मास जो यहाँ से निकले हुए हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, माँ बाप पाल रहे हैं उनको, और कोई अगर निकला भी है तो आपको 10-15 हज़ार की नौकरी करते हुए देहरादून में IT पार्क में मिल जाएगा। वहाँ क्या बोलते हैं नीचे इंडस्ट्रियल एरिया है बादराबाद, वहाँ मिल जाएंगे या ऐसे मिल जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ से MSc PG BTech MTech करके आदमी की यही वो रह गई है कि वो 10-15 हज़ार की नौकरी करे या फिर नौकरियों तक सीमित रहे, वो यही वो पहचान रह गई है आदमी की। कि कभी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं थे, तब तो यहाँ के जो विद्यार्थी थे छात्र थे उन्होंने परचम लहराया, और वो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन विगत 10-15 सालों के जो यहाँ से स्टूडेंट निकल रहे हैं वो मुझे मिलते हैं, मेरा तो बहुत जगह भ्रमण होता है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि 90% यहाँ पे लेके या हाई स्कूल इंटर में लेके जब मैं उनको देखता हूँ 10-10 12-12 हज़ार की नौकरी करते हुए, 15 हज़ार की नौकरी करते हुए, तो मुझे बड़ा दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि क्या हमारा जीवन यहीं तक सीमित रह गया है। तो चर्चाओं में आगे ये भी है कि ये चीज़ें कमियां हैं, कुछ ना कुछ लगता है कि हमारा जो एजुकेशन है वो जो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, कमर्शलाइजेशन है, उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाया है। शायद ये सच है, ये एक कटु सच्चाई है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। उसी के कारण जो यहाँ से जो ट्रेंड और स्किल्ड जो मास है, मैन पावर है, वो नहीं निकल पा रहा है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग। कारण ये है कि जो बच्चे जिस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, खासकर हमारे जो पहाड़ के बच्चे होते हैं, उन्हें एक तो सबसे मेन होता है कि उनका जो बैकग्राउंड होता है उस हिसाब से नहीं होता है। उनकी जो पढ़ाई लिखाई है या उनका कैरियर का जो संचालन है उस तरीके से नहीं कर पाते बच्चे। कारण क्या है कि गाइडेंस की कमी होती है। जो बैकग्राउंड होता है उसमें मम्मी पापा को ज़्यादातर कुछ पता नहीं होता कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा, ना उन्हें पढ़ाई के बारे में ज़्यादा पता है, ना कैरियर ऑप्शंस के बारे में पता है। तो मुझे जो सबसे बड़ी जो कमी लगती है वो है कैरियर गाइडेंस। बच्चों को पता नहीं होता कि हमने पढ़ाई लिखाई करके करना क्या है। तो मेन तो मुद्दा मेरे को ये समझ में आता है कि अगर इस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कैरियर काउंसलिंग हो जाए, तो बच्चा अपनी फील्ड में काम कर सकता है। तो बात स्किल डेवलपमेंट की आ रही है, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, उन्होंने स्किल इंडिया नाम से एक प्रोग्राम भी बनाया था, उसमें ट्रेनिंग दी थी, और मैं उसमें एक ट्रेनिंग भी मैंने भी ट्रेनिंग ली है। लेकिन जब वहाँ ट्रेनिंग लेके देखा मुझे, तो वहाँ भी राजनीति घुसी हुई है, कराते धराते कुछ नहीं है, राजनीति घुसी हुई है। जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को सरकार ने ग्रांट देकर स्किल इंडिया के लिए अपॉइंट किया था, वो सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने तक और अनुदान लेने तक सीमित रह गए हैं। तो भारत में जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं हो पा रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी सुविधाएं, वो तो है ही नहीं, और न ट्रेंड फैकल्टी है। तो ऐसे में क्या ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भारत को न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका साथ सबका विकास, इमर्जिंग पावर इंडिया। तो ऐसे में कैसे इमर्जिंग पावर हो पाएगा? मैं अमेरिकन लोगों से भी मिला एक बार, यहाँ पे यात्रा पे आए थे, उन्होंने बहुत सारे वीडियो दिखाए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कितना सिस्टमेटिक ढंग से लोग चलते हैं, और
कितना लोग ट्रेंड है या क्या है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने कंपैरिजन जब यहाँ से किया तो यहाँ खाली किताबी ज्ञान तो है ही, किताबी ज्ञान भी ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल रूप से या ट्रेनिंग के रूप में उसको जो व्यावहारिक रूप से है उसको नहीं किया जाता है, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता है या कंबाइन नहीं किया जाता है। तो ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है या इंस्टीट्यूशन की कमी है या दोनों की कमी है या समाज की भी किसमें कहीं ना कहीं भागीदारी है कि हम पढ़ाई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो पढ़ाई एक रद्दी की टोकरी के बराबर भी नहीं है। किसकी कमी है? कौन कौन जिम्मेदार हैं? क्या सरकारी जिम्मेदार है, क्या इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार हैं, या समाज जिम्मेदार है, विद्यार्थी जिम्मेदार हैं, या कहीं ना कहीं सारे लोग अपनी अपनी तरफ से जिम्मेदार हैं? इसमें सभी का जवाबदारी का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी लोगों की इसमें भागीदारी होती है। सरकार की अपनी है, लोगों की अपनी है, इंस्टीट्यूशन की अपनी है। जब तक गवर्नमेंट थ्योरेटिकल एजुकेशन के साथ साथ स्किल एजुकेशन नहीं जोड़ेगी तब तक जो है बेरोज़गारी की समस्या दूर नहीं होगी। जॉब निकल रही हैं, 400-500 बच्चे हैं लाखों, तो 400-500 लोगों को तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो बाकी के बच जाते हैं उनको कहाँ फिट करेंगे? तो उनके हिसाब से तो जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें एजुकेशन के साथ साथ स्किल से रिलेटेड कोर्स, पहाड़ के जो हमारा जो कल्चर है उस हिसाब से इनको यहाँ पे स्किल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स चालू कर देने चाहिए। ये मेरा आपको सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उसी से जो है इतना जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं फिट होगा। अदरवाइज तो देखिए, एक चलते चलते बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, इस पे आगे भी हम चर्चा करेंगे। बात सरकारी नौकरियों का मोह क्यों नहीं जा रहा है लोगों में, क्या कारण है? लोग लड़की भी उसी को दे रहे हैं जिसकी सरकारी नौकरी है। बाकी स्थितियां पहाड़ों में ऐसे आ चुके हैं कि पहाड़ों में कई लड़कों की शादियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी नहीं है। ये 2-3 साल से तो ऐसी स्थितियां, बड़ी बदतर स्थितियां आ चुकी हैं। तो ये सरकारी नौकरी का मोह युवाओं में क्यों है? उसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, युवा भी जिम्मेदार हैं, या और कौन कौन चीज़ें जिम्मेदार हैं? क्यों सरकारी नौकरी का मोह नहीं हट पा रहा, जबकि सभी देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी में बैकडोर से सारी नियुक्तियां हो रही हैं, या वो पैसे कमाने का एक साधन, बिजनेस बना दिया है सत्ता सियासत में बैठे हुए लोगों ने, या लाल फीताशाही वालों ने, या नौकरशाहों ने, या उनके साथ जो भर्ती माफियाएं हैं, उन्होंने गठजोड़ करके उसको पैसे कमाने का एक बड़ा व्यापार, एक इंडस्ट्री के रूप में तब्दील हो चुकी है भर्तियां, सरकारी भर्ती। तो आम युवा जब पहाड़ का जान रहा है कि सरकारी नौकरियां पहले से बिकी हुई हैं, फिर भी वो 10-10, 12-12, 15-15 साल सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों गंवा रहा है? सबसे मेन कारण तो ये है कि जो हमारे पहाड़ में ने जो भौगोलिक कंडीशन है वो आप देखते हैं, यहाँ पे उद्योग धंधे तो है नहीं, और जो बिजनेस, जो व्यवसाय भी अगर कोई करेगा तो क्या करेगा? पहाड़ के हिसाब से करेगा, उसके पास वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल नहीं है, उतना पैसा नहीं है। सबसे मेन कारण है जिस वजह से पीछे रह जाता है। अब ऑप्शन एक ही है आपके पास, गवर्नमेंट जॉब। तो पहाड़ वालों को भी लगता है कि भाई और कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, कोर्स कर लो, और किसी न किसी तरीके से अपने आप को जो है सरकारी सिस्टम के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए तैयारी करते हैं वो लोग। तो गवर्नमेंट की तरफ से जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं किया जाएगा कि खाली गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारे लोगों को जो है स्किल के तहत प्राइवेट जॉब में सेल्फ से रिलेटेड जो भी रोज़गार संरचना, पहाड़ की संरचना के आधार पे यहाँ पे नए नए उद्योग धंधों से रिलेटेड स्किल देनी पड़ेगी बच्चों को, वो कोर्स चालू करने पड़ेंगे, तब जाके लोगों का सरकारी जो नौकरी का जो रुझान है वो थोड़ा कम होगा। अदरवाइज़ तो जब तक यहाँ पे सिस्टम नहीं डेवलप होगा उस हिसाब से सभी लोग सरकारी नौकरी के प्रति ही रुझान बना रहेगा, उसी की तैयारी करते रहेंगे। देखिए, एक चीज़ और बात काफ़ी निकल के सामने आ रही है, नई नई चीज़ें जो हमारे ध्यान में भी ऐसे ही आती हैं, बिना कहते हैं ना मथने से ही जो क्या बोलते हैं उसको मक्खन निकलता है। कई चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होती हैं। एक चीज़ और हमारे दिमाग में अभी निकल के आई है, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। तो एक चीज़ और, जैसे पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन एजुकेशन शून्य है। न तो यहाँ टूरिज्म के लिए कोई ठीक एजुकेशन है और न धार्मिक पर्यटन के लिए कोई। यहाँ पे आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 4 धाम ही नहीं, अन्य भी यहाँ पे ऐतिहासिक पौराणिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे लाखों पर्यटक आते हैं, और उनके लिए पंडित तक उपलब्ध नहीं है जो धार्मिक कर्मकांड करें। गाइड, टूरिस्ट गाइड तक उपलब्ध नहीं है।
जो दुभाषी हो, इंग्लिश जानते हो, फ्रेंच जानते हो, इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग ही नहीं जो यहाँ पे है, जिसमें रोजगार है, उसके लिए ट्रेनिंग ना तो ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी दे पा रही है, ना अदर यूनिवर्सिटी दे पा रही हैं। तो आपको लगता है कि पर्यटन और तीर्थाटन के लिए यहाँ पे उस ढंग से एजुकेशन दिया जाना चाहिए कि यहाँ का मुख्य पेशा पर्यटन तीर्थाटन में लड़कों को रोजगार मिल सके। मेरे नज़र में उत्तराखंड बढ़ेगा तो इन्हीं कारणों से बढ़ेगा। यहाँ पर तीर्थाटन पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। हमारे जो नौजवान लोग हैं उनका रुझान जो है इस तरफ बिल्कुल नहीं है। उसका सबसे मेन कारण है उपेक्षा, घर वालों से उपेक्षा, अपने समाज वालों से उपेक्षा, और उनको जानकारी नहीं है कि हमें पर्यटन को किस तरह से बढ़ाना है। सरकार की तरफ से भी कोई इस तरह से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, यदि हैं भी तो बहुत कम हैं। तो जितनी भी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो अन्य इंस्टीट्यूशन है, इन पे जो है हमारे को उत्तराखंड में यदि आगे बढ़ना है तो ये मेन मुद्दे यही हैं। यहाँ पे उद्योग धंधे तो लग नहीं सकते, लेकिन तीर्थाटन पर्यटन से ही अपार संभावना उत्तराखंड में बनी हुई है। इससे रिलेटेड कोर्स खोले जाएँ, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में। तो मेरा यही मानना है, उत्तराखंड बढ़ेगा। मोटिवेशन भी आप करते हैं, यहाँ पे करना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े कार्य से आप भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तो जुड़े हुए हैं कम से कम, कि यहाँ पे ढेर सारी आपको बुक्स मिलेंगी, नई पुरानी बुक्स मिलेंगी, मोटिवेशन से, एकेडमिक्स से लेकर तमाम चीज़ें। तो मोटिवेशन के लेवल पे काफ़ी पहले से हम आते रहते थे यहाँ पे, आप बच्चों को या स्टूडेंट को काफ़ी कुछ बताते रहते हैं कि उनको किस तरह से करियर को आगे बढ़ाना है। तो आपको लगता है कि स्टूडेंट समझने के लिए तैयार हैं भी या नहीं? मेरा मानना है कुछ बच्चे, 100 में से 10 बच्चे तो सीरियस होते हैं अपनी लाइफ के प्रति कि उन्हें क्या करना है, पढ़ाई का महत्व वो समझते हैं, तो उस हिसाब से वो तैयारी करते हैं। लेकिन उन्हें भी सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी वो जो लक्ष्य लेके चलते हैं वो करते हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उन्हें ज़्यादातर कुछ पता होता नहीं है। पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आगे क्या करना है, कैसे करना है, किसी को पता नहीं होता है। तो सबसे मेन कमी जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। जब तक हमें स्कूल, कॉलेज या हमारे घर से प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिलेगी, सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, तब तक इंसान जो है थोड़ा बहुत भटकता रहेगा, गलतियां करेगा, फिर जाके धीरे धीरे अपने रूट पे आ सकता है। तो इसके लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरी होना चाहिए लाइफ में। तो दोस्तों सुना आपने, सारी चीज़ें ज़रूरी है एजुकेशन के अलावा। जो एजुकेशन है वो आज के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या जो भी है आज का कमर्शलाइजेशन के अनुरूप होना चाहिए। उसका जो बैकबोन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके अलावा एक चीज़ और, गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पेरेंट्स की तरफ, पेरेंट्स की जिम्मेदारियां बनती हैं, उसके अलावा गाइडेंस के लिए, जैसे यहाँ पे करियर काउंसलिंग के लिए बनाया गया है, वो खाना पूर्ति के लिए बनाया गया है। वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बनाया गया है। करियर काउंसलिंग का मतलब होता है समय समय पर, प्रत्येक महीने में छात्रों को समझाना कि उनको अपने अभिरुचि के अनुसार कैसे, किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, कैसे पहचानें कि उनमें कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है और कैसे उनको करियर बनाना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मुद्दे निकल के, कई कमियां बहुत सारे स्तरों पे हैं, कहीं ना कहीं ढेर सारे स्तरों पे कमियां हैं विभिन्न, और इनको एक रूप में दूर नहीं किया जा सकता। ये कमियां हैं बहुत सारे माध्यमों से और विभिन्न स्तरों से दूर किया जा सकता है। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, और हमें एक आशा ही नहीं, अपेक्षा है कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए था या हो सकता था, जो हुआ नहीं, और उसके लिए बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। आगे भी हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और उन लोगों से करेंगे जो किसी न किसी रूप में इस गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं। ये एक गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो पिछले लगा ले आप तकरीबन 35-40 सालों से लगातार हमारे क्षेत्र में एजुकेशन के रूप में क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं। हम फिर आएंगे यहाँ पे और इससे जुड़े हुए, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, अन्य लोग हैं, सभी लोगों से एक बेहतर जानकारी के साथ, यहाँ पे वैसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कभी मौका मिला तो। बहरहाल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, कुछ आप बोलेंगे कुछ? अच्छा एजुकेशन कैसे मिले, आप क्या बोलेंगे इस बारे में?
प्रोडक्टिव एजुकेशन हो गया या जो भी है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए? 2 शब्दों में कहिए आप, हमारे सभी दर्शक। तो अभी क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? हाँ, बीएड कर रही हैं। तो अभी आप बीएड कर रही हैं, क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए। रितिका हमारे साथ मौजूद है। चलो कोई बात नहीं, लो। हाँ जी, ये भी स्टूडेंट हैं। थोड़ा सा बता, नाम बता दो अपना, और थोड़ा आपको जो देख रहे हैं उनको आप थोड़ा बता दीजिए। जो सभी बीएड करने वाले भी हैं, आगे सुन लो भाई, आगे बीएड एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और समाज के लिए एक मार्गदर्शन और प्रेरणा का काम करते हैं। तो आप क्या जो बीएड करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि बीएड बहुत सरल नहीं होता है। जिस तरीके से मतलब लोग समझते हैं कि बहुत आसान होता है एक टीचर बनना बहुत आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब क्या है वो? एकेडमिक रूप से काफ़ी डिफिकल्ट है या मनोवैज्ञानिक रूप से है या व्यावहारिक रूप से है? हर चीज़ से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो हमें अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है पहले बीएड का, और फिर बीएड में लेसन प्लान वगैरह, या बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की मानसिक क्षमता को, हर चीज़ को देखना होता है। तो वो पहले हमें खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं उसी। आपको सबसे चैलेंजिंग इसमें लगा क्या? आपने कहा वाकई में बीएड में काफ़ी चीज़ें होती हैं और बहुत बड़ी चीज़ें जिसमें मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन इसमें एक समाज का सबसे पहले माँ बाप के बाद जो होता है शिक्षक ही माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा? इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि एक छोटे बच्चे के दिमाग को पढ़ना और उसको पढ़ करके उसके बाद उसको समझाना, कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट उसको समझाना, यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो अभी आपने बीएड का कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? मेरा इस समय सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो दोस्तों रितिका, तो रितिका देखो, उन्होंने बहुत अच्छी बात, कीर्तिका, तो कीर्तिका का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही, और अच्छी इस मायने में कि बच्चों को समझने के लिए बच्चा बनना पड़ता है और बच्चों के मनोविज्ञान को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम अपने लेवल पे, अपने मानसिक लेवल पे बच्चों को सोचते हैं, लेकिन उनके लिए बच्चा बनना पड़ता है। तो बच्चों को किस प्रकार से हम शुरुआत करवाएं, उनके मनोविज्ञान को समझें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसीलिए बीएड जो एजुकेशन है वो दिया जाता है पारंपरिक रूप से। तो इसमें आपको लगता है कि बीएड जो एजुकेशन है उसको आज के ग्लोबलाइजेशन के अनुसार उसमें कुछ सिलेबस में या एकेडमिक रूप से कुछ चेंजेज होने चाहिए, जो ग्लोबलाइजेशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग? हाँ, जैसे नई नई तकनीकें आ गई हैं तो उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे आजकल टीवी और। एक अंतिम सवाल आपसे, अंतिम सवाल, आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यहाँ का बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा कहा जा सकता है बीएड के लिए, बहुत सारी चीज़ उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कल्चरल भी होती हैं और एकेडमिक तो है ही। तो आपको लगता है यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो फैकल्टी का लेवल हो या इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंटेशन का हो, इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी चीज़ें हो, वो पर्याप्त है? मतलब आज के जो ग्लोबलाइजेशन उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे बुनियादी ढांचा और फैकल्टी? हाँ, उसके हिसाब से पर्याप्त सुविधाएं हैं यहाँ। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो यहाँ पर्याप्त पुस्तकें हैं, लाइब्रेरी है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वहाँ पे रीडिंग रूम भी है। मतलब टीचर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और बच्चे को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। वो करिकुलर एक्टिविटीज जैसे मैंने बताया बीएड में, वो फील्ड टीचिंग से लेकर अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो इंडोर भी होती है, इंडोर मतलब कैंपस में ही बहुत सारी एक्टिविटी, टीएलएम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी होती हैं। तो उसके लिए बुनियादी ढांचा चाहिए होता है और बुनियादी सुविधाएँ चाहिए होता है। वो यहाँ पे उपलब्ध हैं क्या अत्याधुनिक रूप से? हाँ, उपलब्ध हैं। उसका मतलब गढ़वाल यूनिवर्सिटी में फिलहाल कुछ चेंजेज आप चाहती हैं कि भविष्य के लिए कुछ चेंजेज हों गढ़वाल यूनिवर्सिटी? भविष्य के लिए यही कहूँगी मैं कि मतलब कुछ अगर जो नई तकनीकें आती हैं या कुछ नए टीचर आते हैं तो वो भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। वो एक अंतिम सवाल, बीएड के बाद आप कहाँ तक क्या करना चाहेंगे आगे लाइफ? बीएड के बाद तो जैसे अमूमन बच्चे करते ही हैं, टीटी का फॉर्म भरते हैं, यूटेट निकालते हैं। मतलब पहले तो हमारा यही होता है कि हम टीचर बने,
और उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि मैं एमएड करूँ। तो कृतिका जी के लिए बहुत सारी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने देखा बहुत सारे मुद्दे निकल के आए और बहुत सारी बातें हुई, और आगे भी लगातार हम बहुत सारे जो एजुकेशन से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए जो भी लोग हैं और तमाम अन्य लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करवाएंगे आप सभी की, और जो चीज़ें निकल के आते हैं हम उन्हें नोट भी करते हैं, और हम भी चाहेंगे कि इस मुहिम में हम इस किसी न किसी रूप में शामिल रहे हैं। शिक्षा में जो मेन चीज़ अभी मुख्य जो बातें निकल के आई हैं वो है बुनियादी ढांचे में और बुनियादी सुविधाओं का ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन के अनुरूप अत्याधुनिक न होना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो फैकल्टी का लेवल हो, चाहे वो बैकबोन जो भी रहते हैं, प्रत्येक चीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है उसमें कुछ कमियां हैं। अच्छा तो है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास स्तर पे नहीं हो पा रही है। तो अभी हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।